बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। और आप जानते हैं कौमी असेंबली का आज बड़ा धुआंधार सेशन हम सब ने देखा, झलकियां हमने आपको भी दिखाई, लेकिन हमें यह मालूम पड़ गया कि मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल का मामला खटाई में पड़ता जा रहा है। आज कौमी असेंबली के इजलास में भी मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत पर बरसते नजर आए। कहते हैं हुकूमत हमारे सब्र का इम्तिहान ना ले, अगर हमारा मुतालबा ना माना गया तो फिर ऐवान और मैदान दोनों हाजिर हैं। आज हमें यह राज पता चला कि FATF को हम क्या जवाब देंगे। क्या हमारी कानून साजियां अब उनके कहने पर होंगी? जवाब में वजीर कानून बोले मौलाना का एहतराम और उनके हुक्म सर आंखों पर रखते हैं, मगर बिल में तरमीम के लिए कुछ वक्त दरकार होगा। ऐवान में आज अपोजिशन और हुकूमती अराकीन के माबैन भी बहस और तकरार नजर आई। दोनों जानिब से एक दूसरे पर तनकीद के निश्तर बरसाए गए। अली मोहम्मद खान बोले हमें सिर्फ डी चौक के खून का हिसाब चाहिए। ख्वाजा आसिफ और अता तारड़ भी चुप ना रहे, बोले PTI पहले रेंजर्स और पुलिस एहलकारों की शहादत पर इंसाफ की बात करे, इंतशारी टोले से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। बैरबानी के दिफा में सामने आए और कहा हम तमाम ऑर्डर्स अडियाला जेल से लेते हैं, वो हमारे बॉस हैं और मुज़ाकराती कमेटी भी उनके कहने पर बनी है। फिलहाल हुकूमत डायलॉग में संजीदा नजर नहीं आ रही। सिविल नाफरमानी की तहरीक पर भी PTI अब तक वाज़ेह मौक़िफ़ पेश नहीं कर पाई है। हम ये भी जानते हैं दूसरी जानिब के MQM पाकिस्तान के वफ्द की भी वफाकी वजीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में मौलाना से यहाँ मुलाकात हुई है। वहीं वफाकुल मदारिस के रहनुमाओं ने भी मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल का मुकदमा पार्लियामेंट में जारहाना अंदाज में लड़ने पर उनको खिराज तहसीन भी पेश किया है। आगे बात करेंगे पंजाब असेंबली में। कमाल बात है पंजाब असेंबली की, वहाँ होने वाली हैरान कुन कानून साजी है, जहाँ अराकीन ने खुद ही अपनी तनख्वाह 526% बढ़ाई है। जी हाँ, फीसद। अवाम के टैक्सों से खिलवाड़ साफ नजर आ रहा है। क्या ये असेंबलियां आम आवाम को रिलीफ फराहम कर रही हैं? पिछले माह नवंबर में जजेस की मुराद में इजाफे का नोटिफिकेशन वजारत कानून और इंसाफ ने जारी किया था, जिसके मुताबिक हाउस रेंट को 66,000 से बढ़ाकर 3 लाख किया गया और जुडिशल अलाउंस जो पहले 4,28,000 रुपए था उसे 10 लाख कर दिया गया। वफाकी हुकूमत ने आखिरकार डिजिटल मीडिया पर रियासत मुखालिफ बयानिए का तोड़ भी निकाल लिया है। वजीर आजम ने डिजिटल कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को ऑपरेशन करने की मंजूरी दे दी है। डिजिटल थ्रेट का सुराग लगाने के लिए हुकूमती सलाहियत बढ़ाई जाएगी। रियासत मुखालफत बयानिए का काउंटर बनाने के लिए फंड्स इस्तेमाल किए जाएंगे और कौमी सलामती को दरपेश खतरात से निपटा जाएगा। ज़राए के मुताबिक वजारत इत्तलात और नशरियात ने फौरी तौर पर 53 करोड़ रुपए मांग लिए हैं, जिसकी मंजूरी 19 दिसंबर तक मुतवक्की है। लेकिन पार्लियामेंट ने आज जिस तरीके से, पंजाब की असेंबली ने जिस तरीके से अपनी तनख्वाहें बढ़ाई हैं, सोचिए जरा, MPA की तनख्वाह 76,000 रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दी गई है। सूबाई वजीर 1 लाख से 9,60,000, स्पीकर असेंबली 1,25,000 से 9,50,000, डिप्टी स्पीकर 1,20,000 से 7,75,000, पार्लिमानी सेक्रेटरी 83,000 से 4,50,000, वजीर आला के मुशीर जो होंगे वो 1 लाख से अब उनकी तनख्वाह बढ़ा के 6,65,000, जो मुआवने खुसूसी हैं उनकी तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 6,65,000 कर दी गई है। इतलाक 1 जनवरी से होगा। बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। पूरी कौम ये दुआ कर रही है कि या अल्लाह हमारी तनख्वाहों में भी इसी तरह इजाफा कर जिस तरह हमारे नुमाइंदों की तनख्वाहों में इजाफा हो रहा है असेंबली के अंदर। मेरे साथ सारे लोग आप भी कहिए आमीन, क्योंकि यकीनन आज सबकी यही जरूरत है। गुफ्तगू करेंगे, मेरे साथ मौजूद है कमाल पैनल। विदाउट एनी फर्दर डिले, खीलदास कोहिस्तानी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से बहुत शुक्रिया कोहिस्तानी साहब आपके कीमती वक्त के लिए। फिर दो शमीम नकवी साहब फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नकवी साहब थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। कादर मंदोखेल साहब फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जज़ाकल्लाह खैर मंदोखेल साहब आपके वक्त के लिए। असलम गौरी साहब फ्रॉम JUIF भी हमें ज्वाइन करेंगे आगे चल के प्रोग्राम में। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सबसे पहले मंदोखेल साहब, आपकी नज़र में पंजाब असेंबली में, मैं सबसे पहले तनख्वाहों का जिक्र करना, जिस तरह पैसे बढ़ाए गए हैं, जिस तरह जजेस के हाउस रेंट बढ़ाए गए थे, अलाउंसेस बढ़ाए गए थे, क्या आपको लगता है कि ये पाकिस्तान के अवाम के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है? कादिर खान मंदोखेल साहब। बहुत शुक्रिया जतोई साहब। बिल्कुल लिस्ट मैंने भी आज दिन में देखा, मेरे नज़र से गुजरा। बेतहाशा इजाफा किया गया, इतना नहीं होना चाहिए, लेकिन इस चीज का भी मैं आमी हूँ। हर MPA MNA जो ना वो करोड़पति जमींदार नहीं होता है।
बहुत सारी गरीब और मिडिल क्लास के लोग होते हैं जिनकी 76,000 भी यकीनन गुजारा नहीं होगा उनका। मतलब पिछले असम्बली में हमारी तनख्वाह कौमी असम्बली में 1,77,000 थी, तो हम तो अपने मुलाजमीन की तनख्वाह अपनी जेब से अदा करते थे। लेकिन बहुत सारे इस तरह एमएनए और एमपी है जो करोड़पति के अरबपति है, तो इतना नहीं होना चाहिए, लेकिन 76,000 भी मुनासिब नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन 76,000 से 4 लाख रुपए कर देना, हाँ ठीक है, डबल कर देते, डबल से थोड़ा ज्यादा कर लेते, 2 लाख कर लेते, 4 लाख की जंग थोड़ी सी नाइंसाफी है। कोहिस्तानी साहब, आपकी नजर में जिस तरीके से तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं, पंजाब असेंबली में कसरत राय से बिल मंजूर हुआ है, क्या ये दुरुस्त तरीका था? क्या इतना अमाउंट बढ़ाना आपकी नजर में सही फैसला था? और क्या इतनी ही तनख्वाह में इजाफा गरीब पाकिस्तानी को मिल सकता है? खेलदास कोहिस्तानी साहब। तला जतोई साहब, बड़ी मेहरबानी, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। बिल्कुल, मैं जो पंजाब असेंबली का जो ये बिल पास हुआ है तनख्वाहों के हवाले से, ये दुरुस्त फैसला है। जिस तरह कादर मंदोखेल साहब ने कहा कि मिडिल क्लास आदमी है, जो हर कोई करोड़पति नहीं है पार्लियामेंट में आने वाला शख्स। आप मुझे बताएं, एक मेरी एमएनए की तनख्वाह जो है 1,78,000 रुपये है। 1,78,000 में मैं किस तरह अपना, सिर्फ जो मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, मेरा ड्राइवर है, कुक है, तो मैं उसका भी किचन पूरा नहीं कर सकता। तो ज़ाहिर है जो पार्लियामेंट्रियन हैं, लेजिस्लेटर करने वाले लोग हैं, उनके भी अखराजात होते हैं, उनकी भी जो है तनख्वाहें, जिस तरह बाकी जो है, आप जजेस की तनख्वाहें देख लें, आप बाकियों के, हमारे जो खुद मेरे ख्याल में ड्राइवर जो है ना कौमी असेंबली का, उसका भी 1 लाख रुपए तनख्वाह है। तो जो मेंबर नेशनल असेंबली उसकी कितनी होनी चाहिए? बाकी बात यह है कि देखें, मिडिल क्लास आदमी, अगर आप कहते हैं कि पाकिस्तान में वो भी सियासत का हिस्सा बने, पार्लियामेंट का हिस्सा बने, तो ज़रूरी है कि उनको उनके हिसाब से तनख्वाह दी जाए। बट कोहिस्तानी साहब, मेरा सवाल आपसे, क्या आज पाकिस्तान की सियासत में जो लोग आते हैं वो पैसे कमाने के लिए आते हैं सर? और यकीनन सी बात है सर, उन्होंने पूरी जिंदगी गुजारी होती है, उनके जराए आमदन होते हैं, सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, बिजनेस होते हैं, वो पूरी जिंदगी सियासत पे तो कोई रिलाई नहीं करता ना सर अपना घर गृहस्थी चलाने के लिए। तो मेरा एक सवाल है आपसे, क्या पाकिस्तान में आज सियासतदान जो बनते हैं वो इसलिए बनते हैं कि हम पार्लियामेंट से जाके पैसे कमाएंगे, या अवाम की खिदमत करेंगे, कानून साजी करेंगे? आपकी इस पर क्या राय है? देखें, पैसों के लिए कोई ना पार्लियामेंटन बनता है ना सियासत में आता है, मगर जो डे टू डे ज़िंदगी का बसर करना है, तो मुझे बताए कौन सा सोर्सेज होने चाहिए। फिर पार्लियामेंटन जो होता है उनके पास अगर तनख्वाह ना हो, माकूल तनख्वाह मिलनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई इजाफी, मगर उसमें ऐसे लोग भी हैं जिनके पास गाड़ी नहीं है, इस्लामाबाद में पैदल आते हैं, असेंबली में पैदल जाते हैं। कई लोग, सब जागीरदार नहीं है, सब इतने बड़े वेल बिजनेसमैन नहीं है। मैं अपनी आपको मिसाल दूं, एक मिडिल क्लास आदमी हूँ, अगर मेरी जॉइंट फैमिली ना हो तो मैं पार्लियामेंट में या इस कैसे मेरा गुजारा हो? तो बिल्कुल ये मैं समझता हूँ, इससे जो हर किसी का एक जॉब होता है, जॉब में अगर किसी को अच्छी सैलरी मिलती है वो अच्छे रास्ते पे चलेगा। अगर वरना फिर बंदा जो यानी अब तक जो हमारे सियासतदान गंदे रास्ते पे चल रहे थे क्योंकि उनकी सैलरी गंदी थी, अब अच्छी सैलरी मिल रही है, अब अच्छे रास्ते पे चलेंगे। राइट सर? नहीं, मैं नहीं कहता हूं कि सियासतदान गंदे रास्ते पे, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं कहता हूं अगर किसी को माकूल, कोई भी हो, आप जिस मनसब पे बैठे हो, आपको अगर अच्छी तनख्वाह होगी तो आप अपना अच्छा बेहतर काम कर सकेंगे। अगर कोई आपका कैमरामैन है, उसको अच्छी तनख्वाह होगी। ये नहीं, पार्लियामेंट जो भी शख्स है उसको माकूल तनख्वाह उनके मुताबिक मिलनी चाहिए, जो जितनी मेहनत करता है। ये दुनिया भर में है, ये नहीं कि पाकिस्तान में तनख्वाह मिलती है। अगर किसी पार्लियामेंट को नहीं और जगह पे कोई रिवाज ये नहीं है तो नहीं मिलनी चाहिए। मगर आप देखें, बलूचिस्तान के एमपीएस की मेरे ख्याल में 5 से 7 लाख रुपए तनख्वाह है। तो पंजाब का जो, अब आप मुझे बताएं, जो दूर दराज से एमपीएस आते हैं उसको 1 लाख तनख्वाह से, वो ये भी तो एक मजाक नहीं समझते आप? 1 लाख बहुत कम तनख्वाह थी, इतनी नहीं होनी, कम चाहिए थी, लेकिन बहुत ज्यादा कम थी। अब 76,000 एग्री बहुत कम थी एमपीए के लिए तनख्वाह, लेकिन बढ़ानी चाहिए थी, 2-2.5 लाख कर दे, 4 लाख। खैर, नकवी साहब, योर व्यूज ऑन इट सर, आई होप वी कैन हियर यू क्लियरली नाउ। जी, अब आप बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर। अच्छा, देखिए, बात सारी है, आपने यू हैव हिट द पॉइंट कि क्या होनी चाहिए तनख्वाह, और क्या एकदम इतने बड़े बड़े इजाफे जब करेंगे तो अवाम में उसका क्या असर आएगा। तनख्वाह
ऑब्वियसली आप कोई भी म्याद तय कर लीजिए कि जी हाई कोर्ट का जज और एमएनए बराबर है या सुप्रीम कोर्ट का जज और एमएनए बराबर है, तो एक आपका स्टैंडर्ड हो गया और आइंदा भी मेंटेन करते रहिए। और एक दफा को भी करने के लिए आप 3 साल 4 साल के वक्फे पे बढ़ा दीजिए। बात यह कि जिस वक्त तनख्वाहों का जिक्र कर रहे हैं उसका भी तो जिक्र करें कि कितने एयरलाइन के टिकट मुफ्त मिलते हैं, कितना सेशन को अटेंड करने के पैसे मिलते हैं, पर्क्स एंड जो प्रिविलेजेस। असेंबली में खाना खाते हैं वो सब्सिडाइज फूड कितने का पड़ता है, आपको पर एमएनए की कॉस्ट क्या पड़ती है असेंबली में, और क्या वो एमएनए उसके मुताबिक कितनी लेजिस्लेशन करता है, सिवाय हाथ खड़ा करने के लिए और सिर्फ हुक्मनामे के ऊपर हाथ खड़ा करने के लिए। They never speak about कितने लोगों ने लेजिस्लेशन लिखी है, लिखनी भी आती है कि नहीं आती। वैसे नकवी साहब, क्या आपको लगता है तो ये कि किस जिस बात तरह की एक आम तनख्वाह पाकिस्तानी दी के लिए जाती है? मिनिमम वेज और रखी इनमें से जाती है, कितने लोग जो है वो बगैर पैसे खर्च किए हुए इलेक्शन लड़े बगैर। लेकिन नकवी साहब मैं सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। अभी जिस तरह कोहिस्तानी साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि अगर तनख्वाह कम होगी तो ऑफकोर्स उनकी परफॉर्मेंस में कुछ असर पड़ेगा, कम होगी उनकी परफॉर्मेंस। तनख्वाह बराबर होगी तो परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी होगी। उन्होंने मेरी मिसाल भी सामने रख दी है। अब मेरा आपसे सवाल ये है सर। जी, मुझे आपकी आवाज क्लियरली नहीं आई। आपका मुझे लगता है सवाल ये था, आपका सवाल ये था कि एमएनए की भी एक मिनिमम वेज, एमपीए की, सियासतदानों की एक मिनिमम वेज होनी अक्रॉस द बोर्ड सारी मेरे असेंबलीज ख्याल में। से जब पे स्केल सेट होते हैं तो वो मिनिमम वेज के हिसाब से अक्रॉस। इस वक्त कुछ ही एमएनए को लेजिस्लेशन लिखने के ऊपर जरा ज्यादा पैसे दे दीजिए अलाउंस के। जब आपका बिल लिखा जाएगा तो आप बिल सबमिट करेंगे तो इतने पैसे मिलेंगे, बिल आपका अप्रूव हो जाएगा तो इतने पैसे मिलेंगे, तो मेहनत करने लगे, इंसेंटिवाइज कर दिए। बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो लोग काम ही नहीं करते, अटेंड ही नहीं करते, उनको क्यों सैलरी मिलनी चाहिए? आप अटेंडेंस रिकॉर्ड देखिए, पंक्चुअलिटी देखिए। आपको पता है कौम का कितना वक्त जाया होता है? इस मुल्क में जो आदमी वक्त पे आता है उसको सजा दी जा रही है। तो इसका असेंबली का सेशन वक्त पे क्यों नहीं शुरू होता? भाई 9 बजे का वक्त है तो 9 बजे शुरू करो, 10 बजे का है तो 10 बजे शुरू करो। 10 बजे का टाइम दिया जाता है, 2 बजे शुरू होती है, इसलिए सबको पता है कि एमपीए एमएनए साहिबान नहीं आएंगे। आई एग्री। और ये इतनी मुराद पे, इतनी तनख्वाहों पे तो सर अटेंडेंस पक्की होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। लेकिन यही सवाल मंदो खेल साहब आपकी तरफ लेके आना चाहता हूँ। जो पॉइंट रेज किया खिलदा साहब ने कि कम सैलरी होगी परफॉर्मेंस कम होगी, सैलरी अच्छी होगी परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी। मेरा ये नज़रिया, इससे थोड़ा सा मैं इख्तलाफ करना चाहूँगा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू कोहिस्तानी साहब। मैं समझता हूँ कि सर जो कम से कम उजरत है ना 32, 34, 35 हज़ार रुपये, वो भी आप पार्लियामेंटेरियंस को वही सैलरी दें जो पाकिस्तान में कम से कम उजरत है, ताकि उनको एहसास हो कि हालात मुआशी तौर पर उस शख्स के कैसे होंगे जो 35 हज़ार में अपना घर बसर कर रहा होगा। क्योंकि ये लोग कानून तो बना लेते हैं कि कम से कम इतनी उजरत होगी, लेकिन उसमें रहना तो नामुमकिन है। डू यू एग्री विद मी मंदो खेल साहब? नहीं जी, बिल्कुल मैं आपसे एग्री नहीं करता हूँ। उसकी वजह ये है कि अगर आप पार्लियामेंट का जो कानून बनाते हैं, मैं जिस कमेटी का हिस्सा था, ये जो टिकट की नकवी साहब बात करें, इनको नहीं पता ये टिकट टोटल 25 टिकट मिलते हैं 6 महीने के लिए, और वो होते हैं बिजनेस क्लास। मैं हर हफ्ते करके आता था अपने हल्के के लिए कि मैं इकोनॉमी क्लास में वो जाके पीछे पब्लिक के साथ बैठता था। मेरे भी दिल चाहता था कि मैं एग्जीक्यूटिव क्लास में बैठ जाऊं, लेकिन मेरी वो टिकट इतनी नहीं थी, और कई मरतबा मैंने टिकट जेब से खरीदे, फैमिली के नहीं, मैं सिंगल बात कर रहा हूँ। तो नकवी साहब वो टिकट जो है ना, वो जो मिलते हैं वो भी एक बिजनेस क्लास के 25। अब जारी बात है, हमारी जो ट्रेवलिंग थी वो 70, 80, 100 हमारी ट्रेवलिंग थी 6 महीने में, तो हम इकोनॉमी क्लास में लेता था, उसको कन्वर्ट करता था। नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि जो अटेंडेंस है, जिसकी अटेंडेंस ना हो असेंबली में, उसको उस दिन का पैसे नहीं मिलते हैं। नकवी साहब, खिलदा साहब को पता है इस बात का। और फिर जो कमेटियों का पैसे मिलते हैं, कमेटी भी उस सूरत में मिलते हैं अगर आप वहाँ इस्लामाबाद में मौजूद हो तो आपको ट्रेवलिंग का खर्चा नहीं मिलेंगे, सिर्फ पर डे का मिलते हैं। अब पर डे के हिसाब से अगर है कि तो 7-8 हज़ार मिलते हैं। मैं जिस कमेटी को हेड करा था, मेरी एक मीटिंग 10 घंटे से कम नहीं थी, और एक नादरा की मीटिंग 17 घंटे थी, वही 7-8 हज़ार मिलते थे। कोई खाना नहीं मिलता था, कोई चाय नहीं मिलता था, वो अपनी जेब से मैं कमेटी के लोगों को पिलाता था। और ये केलदा साहब को पता है, तमाम कमेटियों के पैसे जो है ना वो चेयरमैन अपनी जेब से करते हैं। तो इतना सख्ती ना करे। दूसरी तरफ जतोई साहब, इंतहाई माजरत के साथ,
आप जजेस की तनख्वाह देख ले, आप पुलिस वाले का देख लेके, आप जो सुप्रीम कोर्ट में जो वो नायब कासिद, इसके 1.25 लाख रुपए तनख्वाह है, और पार्लियामेंटेरियन का 1,77,1,78,000 के अंदाज से आप एग्री करें। दूसरी तरफ आप एंकर की तो देख ले, 3 लाख से लेके करोड़ तनख्वाह एंकरों की। चतोई साहब अपनी बात भी करे, इतना कंजूसी ना दिखाए। मेरे हक में दुआ कीजिएगा सर, बंदूक खेल साहब, मेरे हक में दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मुझे भी इतना बड़ा वकील बनाए कि एक केस के ही मैं 10-15 करोड़ रुपए ले लूं। ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है सर, पार्लियामेंट की बात हो रही है। चल अभी आप एंकर्स को ले आए ना पार्लियामेंटेरियन से मुकाबला करने, तो मैं वकीलों को लाऊंगा ना सर। आप भी तो वकील है ना सर, मुझे ब्रेक लेने दे। आई एम सॉरी, बिल्कुल मुझे ब्रेक। बिल्कुल एक ऐसे वकील में करोड़ों रुपए कमाता था, जब से पार्लियामेंट का मेंबर बने मेरी जो वकालत थी वो शराब मरद हो गई है। चले तफसील इसकी बाद में लेंगे, मुझे ब्रेक लेने दे सर। मेरी नौकरी तेल ना करे सर, मुझे ब्रेक लेने दे, ब्रेक लेने दे। व्यूअर्स ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे, मुज़ाकरात की बात, मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल की बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। मुझे आज हैरत इस बात पे हुई कि जब JUI-FE के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कौमी असेंबली के फ्लोर पर यह कहा कि आज हमें पता चला कि FATF क्या बोलेगा। मैं हैरान हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो इतने बाशऊर, इतने बड़े पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर हैं, और पिछले 15 दिन से टेलीविजन पे चल रहा था कि मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल का मसला FATF है, IMF है, लेकिन आज का उनका स्टेटमेंट काफ़ी उनको नाइव दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आई डोंट थिंक ही इज़ दैट नाइव। उन्होंने आज ये भी कहा क्या आज हमारी कानून साजियां उनकी मर्जी से होंगी? अगर ऐसी सूरत हाल है तो कह दिया जाए कि हम गुलाम हैं। अगर हम गुलाम हैं तो कह दे कि फिर हम जाने वो जाने। अब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए वजारत तालीम और डायरेक्टोरेट खोलकर मदारिस में मुदाखलत चाहते हैं। आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे तो ना करें। मदारिस पहले भी चल रहे थे, आगे भी चलते रहेंगे। पहले मंजूर किए गए बिल पर दस्तखत करें। आप उलमा को आपस में लड़ाना चाहते हैं। संगीन इल्जामात हुकूमत के ऊपर। मैं लेकिन JUI-FE के असलम गौरी साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गौरी साहब। असलम साहब, आपकी नज़र में जो प्रेशर मौलाना साहब क्रिएट कर रहे हैं, हुकूमत चाहती है कि ऑल पार्टीज का एक मुश्तरका इजलास पार्लियामेंट का बुलाकर उसमें यह कानून साजी की जाए। मौलाना साहब चाहते हैं पुराने बिल के ऊपर ही दस्तखत किए जाएं। क्या आप समझते हैं मौलाना साहब का दबाव हुकूमत के लिए काफ़ी होगा? क्योंकि पहले भी मौलाना साहब को लॉलीपॉप सुबह 5 बजे के करीब, फजर के वक्त के करीब दिया गया था कि बिल पास हो गया, लेकिन फिर वो उस पर दस्तखत नहीं हुए। इस दफ़ा हुकूमत कोई और लॉलीपॉप देने में उनको कामयाब होगी या नहीं? गौरी साहब। बहुत शुक्रिया आपका। असल में बात यह है कि ये बिल जो है, जिस बिल की हम बात कर रहे हैं, ये बिल मैंने नहीं बनाया है, ना JUI ने बनाया है, ना कोई प्राइवेट है, ये गवर्नमेंट का अपना है। इसमें तमाम कंडीशन, तमाम शराइत जो कुछ लिखी है वजारत कानून ने और उसकी टीम ने लिखी है, और ये सब कुछ उनका अपना बनाया हुआ बिल है। इसमें हम दूसरी कोई बात नहीं है कि इसमें कोई खामी या ऐसी चीज हो। या अगर वजारत कानून एक चीज बनाती है, फिर इस बिल को वफाकी काबीना ने पास किया है। जब वफाकी काबीना में ये बिल गया है, वहां पर जो वजीर खजाना भी होंगे, सब होंगे, ये पास हुआ है वहां से। फिर तो उसके अंदर ना फैटअप था, ना IMF था, कुछ भी नहीं था। उसके बाद ये बिल चला जाता है, सेनेट में ही पास होता है, कौमी असेंबली से ही पास होता है, प्रेसिडेंट हाउस चला जाता है, और प्रेसिडेंट साहब वहां पर 28 को रिसीव करते हैं, और प्रेसिडेंट साहब वहां से 28 को भेजते हैं स्पीकर को, और उस पर ये लिखते हैं कि इसमें ये फला मिस्टेक है, इसको ठीक कर दें। 1 नवंबर को ये वापस चला जाता है प्रेसिडेंट हाउस, प्रेसिडेंट ऑफिस में। तो उसके बाद 10 दिन तक प्रेसिडेंट साहब इस पे कोई बात नहीं करते, कोई जवाब उनकी तरफ से नहीं आता। तो 10 दिन गुजरने के बाद 13वें दिन उनकी तरफ से आता है कि ये मेरी तरफ से इस पे जो है वो एतराजात हैं। हमारा मौक़िफ़ सिर्फ ये है कि ये बिल आपका है, आपने बनाया है, जैसे आपने चाहा है। हमने आपकी तमाम शराइत, बहुत सी बातें ना चाहते हुए भी मंजूर की हैं। तो अब ये बिल आपका अपना है, इसको मंजूर करना आपका काम है, कानून बनाना आपका काम है, और आईनी और कानूनी तौर पे ये इस वक्त एक्ट बन चुका है। और पिछले हफ्ते एक TV प्रोग्राम में जनाब स्पीकर साहब ने भी यही कहा कि जो मेरे ऑफिस का रिकॉर्ड है उसके मुताबिक ये एक्ट बन चुका है। बिल्कुल। तो ये हमारे पास इससे पहले भी एक, आपको याद होगा, आरिफ अलवी साहब के दौर में भी ऐसा हुआ था, और ये इसी तरह उन्होंने दस्तखत नहीं किए थे, वो बिल बन गया था। अब सवाल ये है कि हमें लग रहा है कि सर आज फैसल वाडा साहब भी मसरूफ थे, मोहसिन नकवी साहब भी मसरूफ थे, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी मसरूफ थे। शायद इसीलिए MQM पाकिस्तान को आपके पास भेजा गया। और इस मुलाकात से क्या निकला सर?
एमक्यूएम के अपने मसाइल हैं, वो बल्दियात के हवाले से कोई अमेंडमेंट लाना चाहती है और उसके लिए वो कुछ अपना एक किताबचा दे के गए हैं हमें कि आप जरा इस पर गौर व करें, अपनी लीगल टीम से मशवरा करें। और हमारा मौक़िफ़ जब उन्होंने पूरा सुना तो वज़ीर तालीम साहब तो खुद मौजूद थे, उन्होंने पूरा हमारा मौक़िफ़ सुना तो उन्होंने एग्री किया। उन्होंने कहा आपका मौक़िफ़ तो ठीक है, आप जो कह रहे हैं आपका मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है। और हमने उन्हें बताया कि 70 सालों से इसी जगह पे हमारी रजिस्ट्रेशन हो रही है, इस जगह पे और भी एजुकेशनल मदारस रजिस्टर्ड हैं इसी जगह पे। सिंध मदरसातुल इस्लाम है, आपका अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है। बेसिकली यहाँ पर जो होते हैं नॉन प्रॉफिटेबल अदारे वो सारे यहाँ पर रजिस्टर्ड होते हैं। राइट। उसमें और भी मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वजारत सेहत से ताल्लुक रखने वाले भी 1-2 अदारे यहाँ मौजूद हैं। क्या उनको फिर वजारत सेहत में जाकर रजिस्ट्रेशन करानी चाहिए? बिल्कुल ये एक ऐसी चीज है कि जिसमें और इसी तरह और बहुत से मसाइल हैं जिस पर देखिए ये सारी चीजें गवर्नमेंट ने देखने के बाद, सब कुछ समझने के बाद ये सारा कुछ किया है। क्या मैं समझूं कि गवर्नमेंट की जो लीगल टीम है या वजारत कानून है उसमें कोई नाहिल लोग बैठे? नहीं, मैं आपको गौरी साहब देखिए, जब कोई अदालत में केस चल रहा होता है ना तो मौजूद जज हजरात जो हैं बहुत सारे रिमार्क्स देते हैं, लेकिन जब फैसला लिखवाते हैं तो उनमें रिमार्क्स कहीं होते ही नहीं है। तो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और कानून साजी में पार्लियामेंटेरियंस भी यही करते हैं। मंदो खेल साहब, आपकी नजर में मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल में प्रॉब्लम क्या है, क्यों है, और क्या आप भी समझते हैं कि सदर मुमलिकत की जानिब से वक्त जाया किया गया? हाउ डू यू सी द सिचुएशन सर? देखिए, जहां तक आइन का सवाल है, गौरी साहब जो बात कर रहा है कि जब दोबारा असेंबली पास कर ले और सदर मुमलिकत के पास चले जाए और 10 दिन तक उस पर साइन न करे तो ऑटोमेटिकली कानून बन जाता है। ये कानून तो है। अब क्या वजह है कि वो 10 दिन से पहले भेजा गया? क्या है अवान सदर के जो लॉ डिपार्टमेंट ने उसकी क्या नुक्ता उठाया? ये एक अलग डिबेट है। दूसरी बात, मोहतरम गौरी साहब हमारे अच्छे भाई है, उनके पास वजीर तालीम गए तो आपने सबसे पहले ये वजीर तालीम से यह सवाल नहीं किया, खुद आपके रहनुमाओं ने कहा कि मौलाना के सामने उलमा को खड़ा कर दिया। तो उलमा को खड़ा करने में तो यही वजीर तालीम उस प्रोग्राम का वो हेड करा था। और वहां उन्होंने मुखालफत की है, वहां उन्होंने कहा कि बिल्कुल वजारत तालीम होने चाहिए। तो आज आप लोगों ने सवाल नहीं किया है कि बाबा उस दिन तो आपने खुद ही सारे उलमा इकट्ठे किए। और फिर एक चीज और बताओ, अगर उस प्रोग्राम में मैंने देखा एक बड़ा दिलचस्प सवाल आया था। उस दिलचस्प सवाल में अता तारड़ साहब ने यह कहा कि आप लोगों ने हमें बुलाया तो हमारी व्यू आपने लिया है, जबकि वजीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा है कि हमने आपको जब इकट्ठे किए इस बात के लिए कि बाबा ये मसले को ये हल है। यानी दोनों उजरा का अगर आप कर ले, मैंने बड़ा गौर से देखा तो उस दिन वजीर तालीम ने तो एक्सेप्ट किया कि हमने आपको बुलाया। तो आज आपको सवाल करना चाहिए, नंबर एक बात। अब दूसरी तरफ आप आइए, 1960 का ये सोसाइटी एक्ट था। उस जमाने में सिर्फ मसाजिद होते थे रजिस्टर्ड, छोटे मोटे इसके साथ 1-2 कमरे के मदरसे होते थे। ये सिलसिला जमाने से चलता आ रहा था। उसके बाद अभी जब जदीद दौर आ गया, ये जदीद सिस्टम आ गया और 18वीं तरमीम के जरिए ये चैप्टर हो गया सूबाई। आप मुझे बता दो कि मैं जिस कमेटी को हेड कर रहा था, मेरे पास ये केसेस आते थे तो बहुत सारे इशू में जो डोमिसाइल का इशू आया था और मैंने इसको उठाया था, तो बहुत सारे ब्यूरोक्रेसी ने कहा बाबा ये तो सूबाई चैप्टर है, आप वफाक से कैसे करेंगे? नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि आपका टीवी चैनल है, आपने उनको मुंसलिक कराने के लिए रजिस्टर्ड कराना हो तो वजारत इत्तलात में करेंगे या वजारत स्पोर्ट्स में करेंगे? आप मुझे बताओ, कोई अस्पताल रजिस्टर्ड कराना हो या मुंसलिक कराना हो, उनको आप वजारत सेहत में कराएंगे या वजारत इंडस्ट्री में कराएंगे? तो एक और दूसरी बात ये कि ऑलरेडी वजारत एजुकेशन में 18,600 मदारस रजिस्टर्ड हो चुके हैं। ठीक सर। आप मुझे बताओ तो अगर ये लोग खड़े नहीं होते तो अब मुझे बताओ, अगर आपकी बिल माना जाए तो वो बताओ कि उन 18,600 को क्या करेंगे? वो तो आए दिन धमकियां दे रहे हैं टीवी चैनल पे। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, आपके पास दलाइल कोई नहीं है। आपके पास एक दलाइल है, आप कहते हैं कि हुकूमत ने देखा। भाई हुकूमत ने देखा तो आपने भी देखा। मैं वकील हूं, मैं अपने रजिस्ट्रेशन लॉ डिपार्टमेंट में बार काउंसिल में कराऊंगा। अगर मुझे कोई अदारा कहे कि आप वजारत सनत पे कराएंगे तो मैं तनकीद करूंगा। मैं बाबा मैं वकील हूं, मेरे लॉ डिपार्टमेंट में मेरी रजिस्ट्रेशन करा दो। तो आपको भी तो देखना चाहिए कि बाबा ये बिल वजारत तालीम की बजाय वजारत सनत में क्यों आप रजिस्टर करा रहे हैं? बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक सर। कोहिस्तानी साहब, योर व्यूज ऑन द सिचुएशन सर। देखें, मौलाना फजल रहमान इस मुल्क के ज़ीरक सियासतदान हैं। वो हमेशा डायलॉग पे यकीन रखते हैं। आज भी जो उसने असेंबली के फ्लोर पे गुफ्तगू की है
उन्होंने यही बात उसको दोहराया है। मैं आपको बताऊं कि हमारी क़यादत नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म, उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं मौलाना साहब से। हुकूमत मौलाना साहब से राब्ते में है, वज़ीर आज़म ने फ़ोन पे रब्ता किया है। इंशाल्लाह ये मामला खुश असलूबी से हल किया जाएगा और मौलाना साहब से रहनुमाई भी ली जाएगी और उसके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर भी किया जाएगा। और ये मैं नहीं समझता कि इसमें कोई डेडलॉक आएगा या इसमें कोई और बात होगी। हम अच्छाई की उम्मीद रखें। सब लोग जो हैं मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क में जो कानून बनते हैं वो इस मुल्क के अवाम के लिए बनते हैं। इस मुल्क के जो भी कानून होता है, तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये मामला जल्द हल हो जाएगा। ऐसा कोई डेडलॉक नहीं है। ना मौलाना साहब ने जो गुफ्तगू के या जो बातचीत का दरवाज़ा कभी बंद नहीं किया उसने अपनी सियासत में। तो हमें इसमें कोई दूसरी बात सोचने की ज़रूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि ये मामला हल हो जाएगा। ठीक सर। नकवी साहब, आपकी नज़र में ये मामला हल हो जाएगा? जिस तरह ऑप्टिमिस्टिक नजर आ रहे हैं कोहिस्तानी साहब, डू यू थिंक कि इतना सिंपल इशू है और हुकूमत इसको इजीली टैकल कर लेगी? मेरे ख्याल से पीटीआई का प्रेशर इतना बिल्टअप हुआ है कि दे डोंट वांट एनी अदर प्रेशर टू बिल्ट अप। योर व्यूज ऑन इट सर? जी देखिए, वो जिस भी प्रेशर के तहत मौलाना की बात माने वो अपनी जगह है, लेकिन एक बात तो वाजह है कि इन्होंने ये तो साबित कर लिया कि पार्लियामान अपना काम नहीं कर रही, वजारत अपना काम नहीं कर रही, कैबिनेट ने अपना काम नहीं किया, सदर साहब ने अपना काम नहीं किया, ऊपर एक और कोई बैठा हुआ है जिसने हुक्म दिया कि ये मरवा दोगे तुम लोगों ने, ये क्या बिल पास किया। उसके बाद सारी ब्रेकें लग गई। और हम यही कहते हैं कि इस मुल्क को चलाने वाला और है और दिखता कोई और है। हमारी बात तो साबित हो रही है। जो बात गौरी साहब ने कही वो बिल्कुल सही है। पाकिस्तान का आईन क्या कहता है? सदर साहब को भेजो, उनके पास एक दफा हक है इतराज करे, वो इतराज करके आ गए। अगर उसके बाद असेंबली ने कोई तब्दीली की नहीं की, वापस भेज दिया तो 10 दिन में पास, रोक ही नहीं सकते। अब आपके पास इतनी ब्रूट फोर्स है, आप 2/3 मेजॉरिटी रखते हो, ठीक है गलती हो गई। अभी आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल अप्रूव किया, ऑर्डिनेंस दिया और उसके विद इन 1 मंथ आपने फिर तब्दील कर दिया उसको। इसको भी तब्दील कर देना, परेशान क्यों हो? बात यह है कि इसमें परेशानी कहीं ना कहीं तो है, जो ये चाहते हैं कि ये बिल पास ही ना हो, वरना तब्दील करना इनके लिए बाएं हाथ का खेल है। इतनी जिस पार्टी के या जिस कोalition के पास 2/3 मेजॉरिटी हो, जो आईन को तब्दील करती हो, वो एक अमेंडेड बिल क्यों नहीं ला सकते? राइट नकवी साहब, आई हैव टू टेक अ ब्रेक, सॉरी टू इंटरप्ट, अपॉलॉजीज। व्यूअर्स एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आगे बढ़ाएंगे, जानने की कोशिश करेंगे हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं या मज़ाकरात हो रही है। ब्रेक लीजिए। मुफाहिमत, मसालेहत, मुज़ाकरात जमहूरियत का हुस्न समझा जाता है और इस वक्त हर किसी की जुबान पर यही डिस्कशन हो रही है कि हुकूमती पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात कहां पहुंचे। लेकिन हकीकतन बात तो बड़ी हो रही है, लेकिन मुज़ाकरात अभी तक शुरू भी नहीं हुए। फिरदौस शमीम नकवी साहब, आप मुज़ाकरात कहें या फिर इसे मजाक कहें, आप कैसे देखते हैं नेगोशिएशंस को? ये देखिए, हम तो ताकतवर लोगों के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं और जो कठपुतलियां हैं वो हमारे साथ शायद मजाकरात कर रही हैं। ओके, तो आपको कोई उम्मीद नहीं है कि इनका कोई रिजल्ट निकलेगा? यू थिंक बस टाइम वेस्ट किया जा रहा है इस वक्त? आई एम नॉट सेइंग, देखो हमने एक पोजीशन ली हुई थी कि जो इस मुल्क में असल फैसले कर रहे हैं, जो आहनी हाथ इस वक्त की हुकूमत को संभाले हुए रखे हुए हैं, बातचीत उन्हीं से होनी चाहिए। उन लोगों ने अंदिया दिया कि वो बातचीत तो करेंगे, लेकिन करेंगे इन्हीं लोगों के थ्रू। हमने कहा आप किसी को भी भेज दीजिए, अगर ये आपकी नुमाइंदगी कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, भले उनकी नुमाइंदगी करें लेकिन नेगोशिएशंस तो हों।
कोहिस्तानी साहब, अब जो बात नकवी साहब ने कही कि ऑफकोर्स पीटीआई का पुराना नैरेटिव था कि हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करेंगे, हुकूमत के साथ नहीं करेंगे, लेकिन अब वो बता रहे हैं कि जब उनकी तरफ से मैसेज आया कि हमारी तरफ से मुज़ाकरात यही करेंगे, तो फिर इन्होंने रियलाइज़ किया कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए। क्या आपकी नज़र में हुकूमत सीरियस है नेगोशिएशंस में इस पीटीआई और इमरान खान की सिचुएशन को डिफ्यूज़ करने में? कोहिस्तानी साहब देखें, अगर ये संजीदा है बानी पीटीआई, अगर इनका रवैया ये अपना दुरुस्त करते हैं तो मैं समझता हूँ पार्लियामानी अगर पार्लियामेंट के अंदर बात करनी है तो वहाँ पे हाउस कस्टोडियन है स्पीकर साहब, तो इनको चाहिए स्पीकर साहब से रब्ता करें। अगर इनको वज़ीर आज़म से बात करनी है तो अपोजिशन लीडर कायदे ऐवान से बात कर सकता है, खत लिख सकता है। अगर उनको कोई भी मामलात हैं वो आइन उनको इजाज़त देता है और ये बड़ा फोरम है। अगर सियासी मुस्लिम लीग नून से इनको पार्टी से करनी है तो हमारे पार्टी के सरबराह नवाज शरीफ साहब हैं बानी पीटीआई, उनको खत लिख दें। रास्ते खुले हुए हैं इनके पास, ये फैसला कर लें। इनको अगर बातचीत करनी है या टेबल पे आना है तो वो टेबल पे आने के लिए ये दरख्वास्त दें, कायदे ऐवान को दें, स्पीकर साहब को दें, हमारे पार्टी सरबराह को दें। तो क्यों नहीं, बातचीत से ही मसाइल हल होते हैं, के अंदर तो कोहिस्तानी साहब का हल है। कोहिस्तानी साहब, ऐवान के अंदर तो सारी लीडरशिप ये कह रही है कि इमरान खान ने कमेटी बना दी है पीटीआई के अंदर मुज़ाकरात के लिए, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। और आज तो मरवत साहब के बयान को ख्वाजा आसिफ ने हवा का ताज़ा झोंका भी करार दिया। तो डोंट यू थिंक कि वक्त आ गया है कि अब जबानों से जहर ना उगला जाए और मीठी मीठी बातें की जाएं जिस तरह आज असेंबली में हुआ? सर मैं वही, अगर मरवत साहब की ज़बान अपोजिशन लीडर भी बोले, इनके पार्लियामानी लीडर भी बोले, इनके पार्टी के सरबराह भी बोलें, तो मैं रास्ता बता रहा हूँ, रास्ता मौजूद है। वहाँ टेबल पे हम बैठ सकते हैं, कोई हमारी ज़ाती दुश्मनियाँ नहीं है। बाकी जो बात है, जो बात इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से की, 9 मई पे इनको एतराफ़ भी करना होगा, माफ़ी भी मांगनी होगी। इस्टेब्लिशमेंट को इन्होंने खुद एक सियासत में आके खड़ा किया है। उन पे जिस तरह इन्होंने जीएचक्यू पे हमले किए, तो वो एक स्टेक होल्डर है, एक हकीकत है। उनसे उनके जो मतलब मैं समझता हूँ उनको 9 मई में इनको एतराफ़ जुर्म और माफ़ी मांगनी चाहिए और तभी ये आगे बढ़ सकते हैं। और मैं रास्ते सारे मैं इनको बता रहा हूँ, इनको पता भी है यही रास्ते हैं। अगर इन सब स्टेक होल्डर से बात करना चाहें, आए, वेलकम। राइट सर। मंदोखेल साहब, पाकिस्तान की तारीख में हमने बड़े बड़े लीडर्स को, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, मियाँ नवाज शरीफ को मुल्क बदर होते हुए देखा है। मुल्क से बाहर चले गए, एनआरओ हुआ, वो वापस आए। अब ये रिकन्सिलिएशन इतनी मुश्किल क्यों हो गई है और आपकी नज़र में ये ज़रूरी इस वक्त क्यों इतनी समझी जा रही है? मंदोखेल साहब देखिए, यकीनन दो फरीक या सियासी पार्टियों को आपस में बातचीत करनी चाहिए। मैं ये समझ रहा हूँ कि अल्लाह अल्लाह करके पीटीआई इस बात पे तो आ गई है कि हमने हुकूमत से मुज़ाकरात करनी है, मगर नकवी साहब ने बांडा फोड़ दिया है। आज क्या मैं उन्होंने कहा, यानी अभी तक उन्हों के चक्कर में पड़े हुए। वो भाई उन्हीं की जान छोड़े, सियासी पार्टियों का साथ दे, उनके साथ डिस्कस करे, आपको रास्ता मिलेगा, आपको डायलॉग मिलेगा, आपको रोल मिलेगा। अभी तक आप उन्हों के चक्कर में पड़े हुए, तो आप मुझे बताओ उनसे कौन मुज़ाकरात करेंगे? मैं ये नहीं कहता हूं कि तू के छाट रहे, अच्छी बात है। ये अगर सुबह को बुलाओ शाम को आ जाए तो उसको नहीं कहा जाएगा उसमें। मैं ये समझ रहा हूं कि तहरीक इंसाफ का आज भी रवैया नहीं है। अभी देखिए, आपके सामने कहा कि उन्होंने कहा, यानी अभी भी वो दिल से मुज़ाकरात नहीं कर रहे। और कल तक जो चोर डाकू कहते थे, आज वो फरिश्ते हो गए। इस बात की भी थोड़ा वजाहत कर ले। और दूसरी बात ये, जब से ये गैंगस्टर पकड़ा गया जनरल फैज हमीद, इनके तोते उड़ गए, क्योंकि उनको 2 जूते पड़े ना, तो उसने सब बता दिया कि किस तरह फौजी बगावत का मंदोखेल साहब, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, आप अभी से उसे गैंगस्टर कह रहे हैं? सर, अभी तो केस चल रहा है, फर्द जुर्म आयद हुआ है, दलाइल आएंगे। देखिए, मैं तो गैंगस्टर आज नहीं कह रहा हूं, मैं तो 20 अप्रैल 2022 से कह रहा हूं। जब ये गैंगस्टर कोर कमांडर पेशावर था, उस वक्त भी 2 चैनल में नसीम ज़ेरा और अनिका की शो में बात की है, रिकॉर्ड कैसा है। मैं ये नहीं कि आज वो रिटायर होकर तो मैं बोल रहा हूं। ये आदमी गैंग था, ये लोगों के कत्ल गारत कर रहा था, मुझे कत्ल की धमकी दी है, बताया ना, आर्मी चीफ मेरा केस उठाया, मैं सारे सबूत फॉरेंसिक के साथ दूंगा। सवाल यह है कि वो कोर कमांडर पेशावर, बालपुर और लाहौर पे उन्हें कब्जा करना था। इस गैंगस्टर ने तहयात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना था। इमरान खान साहब को सदारती निजाम के तहत तहयात सदर पाकिस्तान बनाना था।
और ये पेट्रोल बम और ये जेएचक्यू पे हमले और ये आर्मी चीफ का रास्ता रोकना, ये सारी उस चीज की कड़ी है। मैंने कहा ना, 2 जूते पढ़ के उसने सब बता दिया। और फिर फौज का 1952 का आर्मी एक्ट ये कहता है, इनकी पहले इंक्वायरी होती है। जनरल फेस की जब चार्जशीट हो गई तो चार्जशीट से पहले इंक्वायरी हो गई है। वो इस तरह नहीं है नेप की तरह के पहले पकड़ा जाता है बाद में इंक्वायरी की जाती है। इनकी आप पहले इंक्वायरी होती है, बाद में जाके चार्जशीट दी जाती है। राइट सर, मैं समझ रहा हूँ उनके जो तोते उड़े हुए वो इस चीज के हैं, वो इस चीज के अभी भी वो फौजी उसके बात करते कि पसंद करते हैं, मगर सर। फौजी अदालत पसंद नहीं। थैंक यू कादिर खान मंदोखेल साहब, थैंक यू खीलदास कोहिस्तानी साहब, थैंक यू फिरदौस शमीम नकवी साहब, जज़ाकल्लाह खैर। आखिर में आपका जिक्र करना चाहूंगा, मेरा रब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान पाक में फरमाते हैं, मारने वाले से बड़ा माफ करने वाला है। अल्लाह ताला इस कौम के ताकतवर लोगों को माफ करने की तौफीक अता फरमाए। आप भी कहिए मेरे साथ आमीन। टुमारो आई विल सी यू अगेन, अंटिल देन अल्लाह हाफिज।